नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो पे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं निम्मी क्वेश्चन बैंक की इस स्पेशल सीरीज को, जो कि आज का अपना 20 नंबर का वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप टर्नर फिटर मशीनिस्ट से हैं तो ये प्ले लिस्ट आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अभी जो रिसेंट का एग्जाम ले लिया जाए, NFL है, इसरो है, NPCIL है, सभी एग्जाम में ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि यहाँ पर आपको आने वाले जो आपकी लेटेस्ट अपडेट, पेपर एनालिसिस, एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित क्लासेस और गाइडेंस जो कुछ भी यहाँ उपलब्ध करवाई जाती है, आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज मार्क एट एक्स इन द होल बेसिस सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिखाया गया है, होल बेसिस सिस्टम बोल रहा है। होल बेसिस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फिट को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, होल के साइज को कांस्टेंट रखते हैं और शाफ्ट के साइज को वहां पर वेरी किया जाता है। होल के साइज कांस्टेंट रखने का मतलब क्या होता है कि होल का जो लोअर डेविएशन होता है वो 0 होता है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रखते हैं और डिफरेंट फिट प्राप्त करने के लिए होल के साइज को यहाँ पर वेरी किया जाता है। उस कंडीशन में शाफ्ट का अपर डेविएशन शून्य रखा जाता है। इस चीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर होल बेसिस सिस्टम है तो उसको बेसिकली कैपिटल एस से दिखाया जाता है और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को यहाँ पर स्मॉल एच से दिखाया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है जो एक्स से मार्क किया गया है इसको क्या कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारी दिखाई गई है जीरो लाइन। ये यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन, या इस ये किसको डिनोट करती है, बेसिक साइज को डिनोट करती है। अब यहाँ से जो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगी, यह होल की लोअर लिमिट हो जाएगी और ये होल की अपर लिमिट हो जाएगी। अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को ही यहाँ एक्स से मार्क किया गया है। तो अपर लिमिट जिसे हम मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कहते हैं, लोअर लिमिट जिसे मिनिमम लिमिट ऑफ साइज कहा जाता है। इसके बीच जो डिफरेंस है इसे किस नाम से जानते हैं, टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन एज टॉलरेंस। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस, जिसमें जो डेविएशन होती है, ठीक, वो बेसिक साइज के एक ही तरफ दी जाती है, चाहे ऊपर साइड या फिर नीचे साइड, मतलब प्लस और माइनस। दूसरी जो होती है बाइलेटरल टॉलरेंस, उसमें जो डेविएशन होती है बेसिक साइज के दोनों तरफ दी जाती है, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक। इसको हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में काफी अच्छे से क्लियर कर रखा है। बेसिकली हम करते क्या है यहाँ पर इस सीरीज में, पर वीडियो 20 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, वहाँ पर चारों ऑप्शंस को क्लियर करते हुए उसके पीछे की जो थ्योरी होती है उसको डिटेल में समझते हुए यहाँ पर हम पूरा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को क्लियर करते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर हम देखेंगे इसको पूरा डिटेल में, इसमें और क्या क्या टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ये स्ट्रेट लाइन दिखाई जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कहा जाता है जीरो लाइन, जिसको एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है। इसी को बेसिक साइज को क्या करती है, डिनोट करती है। अब यहाँ पर नीचे शाफ्ट दिखाया गया, ऊपर आपका क्या है, होल दिखाया गया है। ये मिनिमम लिमिट हो गई, ठीक, और ये हो गई मैक्सिमम लिमिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा टॉलरेंस। अब यहाँ पर बेसिक साइज है, ठीक, बेसिक साइज और जो यहाँ पर अपर डेविएशन है इसके बीच अगर डिफरेंस पूछा जाए तो इसे क्या कहते हैं, सॉरी, जो बेसिक साइज और ये अपर लिमिट है इसके बीच जो डिफरेंस होता है इसको अपर डेविएशन कहा जाता है। देन बेसिक साइज और यहाँ पर जो लोअर लिमिट है इसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं लोअर डेविएशन, ठीक। और बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बीच का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, एक्चुअल डेविएशन कहा जाता है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर होल में देख सकते हैं बेसिक साइज हो गई, ये क्या हो गई, इसकी यहाँ पर बेसिकली नीचे वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, तो ये दर्शाएगा लोअर डेविएशन को। ऊपर वाली जो लाइन है ये दर्शाती है मैक्सिमम लिमिट को। तो बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट के बीच के डिफरेंस को अपर डेविएशन, और यहाँ पर मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के बीच के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। मैक्सिमम लिमिट मतलब मैक्सिमम डाया, मिनिमम लिमिट मतलब मिनिमम डाया यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं टोटल चीज आपको क्लियर हो गई होगी। पूछ लिया जाए ये किस फिट के अंतर्गत दिखाया गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है ये होल के टॉलरेंस जोन से क्या है, नीचे है, ठीक, या कह सकते हैं होल का साइज बड़ा है, शाफ्ट का साइज छोटा है, तो ये फिट क्या हो जाएगी, क्लियरेंस फिट का एग्जाम्पल हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7G6। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है 30H7G6, इसका मतलब क्या होता है, ये किसको दर्शाता है, किस प्रकार
क्या ये मतलब डिनोट करना चाहता है। तो जब इस प्रकार से कोई चीज़ें लिखी हो, अब यहाँ पर 30H7G6 में क्या क्या है, तो 30 को कहा जाता है बेसिक साइज, H का मतलब हो गया होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन, 7 हो गया होल के लिए टॉलरेंस ग्रेड, G हो गया शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन, 6 हो गया शाफ्ट के लिए टॉलरेंस ग्रेड। अब इन टोटल को यहाँ पर अगर कंबाइन कर लिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फिट कहा जाता है। ठीक, ये किसको डिनोट कर रहा है, फिट को डिनोट कर रहा है। पूछा जाए कौन से फिट है, तो अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको बताया जाए तो ये क्लियरेंस फिट का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, अब फिट बेसिकली क्या होती है, तो फिट का मतलब क्या होता है, कोई होल है, शाफ्ट है, या कह लीजिए मेल और फीमेल पार्ट है, उसके बीच कितना लूजनेस है, कितना टाइटनेस है, या कह सकते हैं कितना उसके बीच रिलेशनशिप क्या है। तो द डिफरेंस बिटवीन, या कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मैचिंग पार्ट, होल और शाफ्ट या मेल और फीमेल पार्ट, उसी को क्या कहा जाता है, फिट कहा जाता है। ठीक, दो मैचिंग पार्ट है, उसके बीच कितना क्लियरेंस है, कितना इंटरफेरेंस है, उसी को क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। फिट को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास बेसिक साइज होना चाहिए, देन होल का फंडामेंटल डेविएशन, होल का टॉलरेंस ग्रेड, देन शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन और शाफ्ट का टॉलरेंस ग्रेड। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो बेसिक साइज है ये दोनों के लिए कॉमन होती है, होल और शाफ्ट के लिए। इसको चाहे इस प्रकार से लिख सकते हैं, या सेकंड इस प्रकार से, या थर्ड इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। 3 मेथड यहाँ होते हैं जिसके द्वारा फिट को एक्सप्रेस किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज डायमेंशन। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने साइज डायमेंशन मिस कर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि वहाँ पर बेसिकली वो क्या पूछना चाहता था। बट यहाँ पर अगर मान लो लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको निकालनी हो, यहाँ पर हम कोई एक अपने तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बेसिक साइज क्या है, डाया 20 दिया गया है, ठीक है, और इस पर हम कुछ टॉलरेंस एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब टॉलरेंस कितना एज्यूम कर लेते हैं, हम प्लस साइज में ले लेंगे 0.028 हम ले लेते हैं प्लस साइड में, कि यहाँ पर हमारा अपर डेविएशन इतना दिया गया है, माइनस यहाँ पर हम ले लेते हैं 0.012 ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर दिया गया कुछ ये साइज। अब इसमें पूछ लिया जाए अपर लिमिट क्या हो, सॉरी इसकी लोअर लिमिट ऑफ साइज क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले 20 का मतलब क्या होता है, ये है आपका बेसिक साइज। अब लोअर लिमिट निकालना है तो बेसिक साइज में से क्या होगा, लोअर डेविएशन को घटाना पड़ेगा। लोअर डेविएशन यहाँ पर 0.012 है, तो जब 20 में से 0.012 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 19.988, इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, जब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। यही आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका अपर लिमिट निकालना है, तो अपर लिमिट के लिए क्या करते, 20 में 0.028 को ऐड कर देते, तो इस केस में आपको मिल जाता है 20.028, जो कि क्या हो जाता है, इस साइज का अपर डेविएशन यहाँ पर निकल के आ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक, लोअर लिमिट निकालने के लिए बेसिक साइज में से ये जो कम वाली वैल्यू है इसको माइनस कर देना है, अपर लिमिट निकालने के लिए बेसिक साइज में बड़ी वाली वैल्यू को जोड़ देना है, तो आपकी निकल गई अपर लिमिट। आशा करते हैं आप निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट इफ द मैक्सिमम साइज ऑफ ये होल इज लार्जर देन द मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। बेसिकली यहाँ पर फिट का आपको यहाँ पर फिगर भी दिया गया है और सेंटेंस में भी दिया गया है। ठीक है, सेंटेंस में क्या दिया गया है कि यहाँ पर जो होल है, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम साइज है क्या है, बड़ा है मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट से। तो ये फिट क्या हो जाएगी, सीधा सीधा देख सकते हैं कि होल का साइज यहाँ पर बड़ा है, शाफ्ट का साइज छोटा है, या यहाँ पर आपको इसका टॉलरेंस ग्रेड में दिखाया गया है कि जो होल का टॉलरेंस जोन है ऊपर है और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन क्या है, नीचे है। तो इस प्रकार की फिट कौन सी हो जाती है, तो इसको कहा जाता है क्लियरेंस फिट। जहां पर होल का टॉलरेंस जोन ऊपर हो, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन नीचे हो, तो इसको क्या कहते हैं, क्लियरेंस फिट कहते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में शाफ्ट का ऊपर होता है और होल का नीचे होता है। ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, ट्रांजिशन में दोनों का जो टॉलरेंस जोन होता है ओवरलैप करता है। क्लियरेंस फिट को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से क्लियरेंस फिट में कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले क्लियरेंस फिट का मतलब आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियरेंस फिट में हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, क्लियरेंस ही मिलने वाला है। होल का साइज बड़ा होगा, शाफ्ट का साइज छोटा हो गया। दूसरों शब्दों में कह सकते हो जो होल का टॉलरेंस जोन है वो अबव होता है कंपेयर टू शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक दिखाया गया है इसका एग्जाम्पल। बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं होल का टॉलरेंस जोन ये दिखाया गया है
और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन यहाँ पर दिखाया गया, जो कि बेसिकली अगर जीरो लाइन को थोड़ा और ड्रा किया जाए तो इससे क्या है, होल का टॉलरेंस जोन हमारा यहाँ पर ऊपर है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हो गई जीरो लाइन। होल का टॉलरेंस जोन ऊपर है, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन नीचे है, तो किस प्रकार की फिट हो जाएगी, क्लियरेंस फिट हो जाएगी। अब कई बार यहाँ पर आपको चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। क्या कैलकुलेट करनी होती है, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होता है। किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, अब मैक्सिमम क्लियरेंस किस कंडीशन में होगा, तो मैक्सिमम क्लियरेंस जब होगा जब होल का हम क्या लें, अपर वाला लिमिट लें, सबसे बड़ा साइज लें, और शाफ्ट का सबसे छोटा वाला साइज मतलब मिनिमम लिमिट लें, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। तो क्या कह सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ द होल एंड लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड मैक्सिमम क्लियरेंस। ठीक, होल का बड़ा वाला साइज ले लो, शाफ्ट का छोटा वाला साइज ले लो, डिफरेंस निकाल लो, मैक्सिमम क्लियरेंस आ जाएगा। मिनिमम क्लियरेंस किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, तो कम से कम क्लियरेंस के लिए क्या करना है, होल का छोटा साइज लेना है और शाफ्ट का बड़ा वाला साइज लेना है। तो द डिफरेंस बिटवीन द होल लोअर लिमिट एंड शाफ्ट अपर लिमिट दैट इज कॉल्ड मिनिमम क्लियरेंस। शाफ्ट का छोटा साइज ले लेना है, होल का छोटा वाला साइज ले लेना है, शाफ्ट का बड़ा वाला साइज ले लेना है, दोनों को माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम क्लियरेंस कहलाएगा। तो आशा करते हैं चीजें आपको क्लियर होंगी। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन करके वहां पर भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां पर डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करके पूरे डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। ये जितनी क्लासेस होती हैं इसका जो डिटेल पीडीएफ होता है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवाया जाता है, और भी जो जॉब संबंधित नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है सारी कुछ वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो यहाँ पर आपको एक डायल टेस्ट इंडिकेटर दिखाया गया है, पूछा गया है एक्स से मार्क किए गए पार्ट का नाम क्या है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार का डायल टेस्ट इंडिकेटर है, तो ये प्लंजर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर। कैसा है, प्लंजर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर है। अब इसमें जो एक्स से मार्क किया गया है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको हमने पिछले वीडियो में भी अच्छे से आपको क्लियर किया हुआ है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है बेजल क्लैंप। क्या कहा जाता है, बेजल क्लैंप। यहां से ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, स्टेम यहाँ पर आपका ऊपर वाला पार्ट हो जाता है, पॉइंटर आपका यहाँ पर हो गया, बैक प्लग आपका यहाँ पर पीछे की साइड होता है, और ये हो गया आपका बेजल क्लैंप। ठीक, तो ये आपका बेसिकली किस प्रकार का है, तो प्लंजर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। यहाँ पर इसका डिटेल में फिगर दिया गया है, यहाँ सब इसके पार्ट को समझ सकते हैं। बेसिकली डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज क्या होता है, तो जो भी कंपोनेंट के साइज में स्मॉल वेरिएशंस होती हैं उसको यहाँ पर इनलार्ज करके बेसिकली यहाँ पर दिखाया जाता है। यूज किस लिए करते हैं, तो किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस हो गया, किसी भी सिलेंड्रिकल जो आपकी सर्कुलरिटी है, सिलेंड्रिसिटी है, कंसेंट्रिसिटी है, जीडीएनटी पैरामीटर्स है, तो उसको चेक करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर सबसे एक नंबर पर क्या दिखाया गया है, पॉइंटर। तो एक नंबर कहाँ है हमारा, ये है पॉइंटर हो गया। दूसरे नंबर पर यहाँ पर रोटेबल बेजल दिखाई गई, जो कि ये है। इसका बेसिकली यूज क्या होता है, इस रोटेबल बेजल की वजह से इसके जीरो को हम किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड, जो कि एग्जाम में यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि बेजल क्लैंप है। फोर्थ यहाँ पर बैक लग दिखाया गया, यहाँ पर दिखाया गया बैक लग, जिसके द्वारा इसे हम क्या करते हैं, स्टैंड में होल्ड करते हैं। ट्रांसपेरेंट डायल का कवर यहाँ पर दिखाया गया है, 5 नंबर यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट डायल का कवर दिखाया गया है। देन 6 नंबर पर यहाँ पर क्या दिखाया गया है, स्टेम दिखाया गया। कंफ्यूज नहीं होना, कई बार इस पार्ट को लोग स्पिंडल बोल देते हैं, एनबिल बोल देते हैं, जो कि गलत है। ये आपका क्या है, तो ये आपका है स्टेम। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। 7 नंबर यहाँ पर क्या है, प्लंजर। ये ऊपर वाला जब आपको शो किया जाए तो ये क्या है, प्लंजर है। नीचे वाले पर बात की जाए 8 नंबर का, तो इसे क्या कहा जाता है, एनबिल कहा जाता है। और 9th नंबर पे यहाँ पर छोटा सा एक क्या लगा होता है, काउंटर लगा होता है, जो यहाँ पर एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने पर वो घूमता रहता है। ठीक, तो ये कुछ इसके पार्ट हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर बेजल क्लैंप पूछा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है आपसे एनबिल, और एनबिल के बाद यहाँ पर आपका प्लंजर। एनबिल, प्लंजर, स्टेम, बेजल क्लैंप, 3 चीजें यहाँ चार चीजें ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर ऑफ सॉफ्ट मेटल। बेसिकली कोई अगर नरम धातु है तो उसके लिए स्क्रैपर को पकड़ने का एंगल क्या होता है, स्क्रैपर को कितने एंगल पर पकड़ के स्क्रैपिंग की प्रक्रिया की जाती है।
सॉफ्ट मेटल के लिए स्क्रैपर का एंगल कितना रखा जाता है, तो बेसिकली ये अराउंड 20 डिग्री के अप्रॉक्स रखा जाता है, ठीक है। हार्ड मेटल के लिए लगभग ये 40 डिग्री के करीब होता है, सॉफ्ट मेटल के लिए 20 डिग्री होता है और नॉर्मली ये 30 डिग्री के एंगल पर होल्ड किया जाता है। यहाँ पर आपको स्क्रैपर दिखाया गया है होल्ड करते हुए कि किस प्रकार इसको होल्ड करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये जॉब की सरफेस है जिस पे हमें क्या करना है, स्क्रैपिंग करना है। ये हो गया स्क्रैपर और स्क्रैपर के साथ यहाँ पर इसका एंगल क्या दिखाया गया, अबाउट 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। 30 डिग्री किसके लिए होता है, लगभग नॉर्मल यूज के लिए इसको रखा। जैसे मान लो माइल्ड स्टील की स्क्रैपिंग करनी है तो अराउंड 30 डिग्री के एंगल पर इसको होल्ड किया जाएगा। अगर कोई हार्ड मेटल होगा तो हार्ड मेटल के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, जैसे 40 डिग्री के एंगल के लिए हो जाएगा। सॉफ्ट मेटल आ गया जैसे एल्युमिनियम वगैरह हो गया, तो सॉफ्ट मेटल के लिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं और अराउंड 20 डिग्री के एंगल पर इसको होल्ड करते हैं। क्योंकि सॉफ्ट पे अगर यहाँ पर एंगल ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, मेटल में डिग कर जाएगा, ठीक। तो इसलिए एंगल क्या करते हैं, यहाँ पर कम कर देते हैं। After scraping in one general direction and testing in the surface plate, change the general direction of scraping by about 90 डिग्री। तो यहाँ पर स्क्रैपिंग से संबंधित एक यहाँ पर आपको नोट दिया गया है कि स्क्रैपिंग करते समय क्या करते हैं। सबसे पहले आप एक डायरेक्शन में स्क्रैपिंग कर लो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर फिर इसको सरफेस प्लेट से चेक कर लो, सरफेस प्लेट पर क्या इसका वो है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, फिर इसके बाद हमें इसके जस्ट अपोजिट 90 डिग्री में यहाँ पर हमें स्क्रैपिंग करनी होती। तो 90 डिग्री में इसको घुमा घुमा के स्क्रैपिंग करनी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट इज द मार्क एज एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से लिमिट विथ टॉलरेंस का आपको क्वेश्चन दिया गया है। एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में यहाँ पर जो भी चीज़ है उसके बारे में पूछा गया है। तो एक्स बेसिकली क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जीरो लाइन दिखाई गई है, ठीक, जीरो लाइन जिसे बेसिक साइज कहते हैं। देन यहाँ पर ये क्या हो गई, इसकी लोअर लिमिट को दिखाया गया है, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, और ये हो गई उसकी अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर जीरो लाइन और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। तो जब भी बेसिक साइज या जीरो लाइन है और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच डिफरेंस पूछा जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इसको अपर डेविएशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। और यहीं पर पूछ लेता कि यहाँ पर जो ये लोअर लिमिट ऑफ साइज है और ये बेसिक साइज है, इसके बीच के डिफरेंस को किस नाम से जानेंगे, तो उसको कहा जाता है यहाँ पर लोअर डेविएशन, ठीक। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। देन यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि क्या चीज़ किससे रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जीरो लाइन है और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज है, इसके बीच जो डिफरेंस है अपर डेविएशन है, और यहाँ पर जो लोअर लिमिट ऑफ साइज है और बेसिक साइज है, इसके बीच के डिफरेंस को लोअर डेविएशन कहा जाता है, ठीक। और ये जो आपका अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को क्या कहते हैं, टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द अपर डेविएशन ऑफ द कंपोनेंट साइज। तो यहाँ पर एक आपको साइज दिया गया है 20, ठीक है, बेसिक साइज है, प्लस में 0.008 है, माइनस में 0.005 है। पूछा क्या गया है यहाँ पर, तो पूछा गया है अपर डेविएशन ऑफ द कंपोनेंट साइज। तो यहाँ पर डेविएशन पूछा गया, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको अपर लिमिट नहीं पूछी गई या हाई लिमिट साइज नहीं पूछा गया, अपर डेविएशन पूछा गया है। तो अपर डेविएशन कितना हो जाएगा, 0.008 mm इसका अपर डेविएशन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 20.008, ठीक। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दो साइज आपको प्राप्त होगी, मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। अगर मैक्सिमम लिमिट की बात किया जाए तो क्या हो जाएगी, 20.008 हो जाएगी, और मिनिमम लिमिट क्या हो जाएगी, 19.995 हो जाएगी, ठीक। अब जब बेसिक साइज में से आप क्या करेंगे, अपर वाली लिमिट इसको माइनस करेंगे तो आपके पास उत्तर क्या आएगा, 0.008 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपर डेविएशन, और क्या हो जाएगा, लोअर डेविएशन हो जाएगा। 20 का मतलब क्या है, ये है बेसिक साइज, 0.005 लोअर डेविएशन, 0.008 अपर डेविएशन, 19.995 मिनिमम लिमिट ऑफ साइज है, 20.008 क्या है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज है। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड एज इन द ड्राइंग। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर डायमेंशन मिसिंग था कि किसके लिए निकालना है, तो आशा करते हैं आपको लोअर लिमिट निकालना आ गया होगा। कैसे निकालते हैं, जो भी वहाँ पर आपको साइज दिया जाएगा उसमें से क्या करना है, जो कम वाली वैल्यू होगी आपकी उसको माइनस करके
आप वहां पर लोअर लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर लोअर लिमिट निकालनी थी तो 20 में से 0.005 को माइनस कर दिए, 19.995 उसकी क्या हो जाती है, लोअर लिमिट हो जाती है। तो आशा करते हैं कोई भी यहाँ पर अगर आपको डायमेंशन दिया जाए तो आप उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ईजिली यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज द मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक आपको ग्राफिकल पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक होल दिया गया है। ठीक है, होल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिखाया गया है। तो इस केस में यहाँ पर क्या है, ये होल की अपर लिमिट दिखाई गई है और ये होल की क्या दिखाई गई है, लोअर लिमिट दिखाई गई है। अब अपर लिमिट के बीच में यहाँ पर कौन सा आपका सबसे बड़ा वाला ये होल हो गया। ठीक है, लोअर लिमिट के बीच में क्या हो गया, सबसे वाला छोटा होल ये हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ये अपर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट हो गई, इसके बीच के डिफरेंस को पूछा गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट न पूछ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है। तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के यहाँ पर डिफरेंस के जोन को पूछा जाए तो इसी को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, या फिर आप इसको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो टॉलरेंस जोन कह सकते हैं। ये किसको दर्शा रहा है, तो ये टॉलरेंस जोन को बेसिकली यहाँ पर दर्शा रहा है। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए कोई एक यहाँ पर होल है, ठीक है, जिसका डायमेंशन क्या दिया गया है, 25 + - 0.2 mm दिया गया है। तो इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 25.2 इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, तो 24.8 हो जाएगी। कैसे, 25 में जब 0.2 ऐड करेंगे तो 25.2 आएगा जो कि अपर हो जाएगा। 25 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो 24.8 आ जाएगा जो कि लोअर लिमिट हो जाएगी। अब अपर लिमिट के लिए यहाँ पर ये होल हो गया, ठीक, लोअर लिमिट के लिए ये होल हो गया। अब इसका जो जोन बन रहा है, इन दोनों जोन के बीच का जो डिफरेंस होगा इसी को क्या कहेंगे, टॉलरेंस जोन के नाम से जानेंगे। तो आशा करते हैं चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Which part indicates the reading of dial test indicator। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है इसमें कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि रीडिंग को इंडिकेट करता है। तो रीडिंग को कौन इंडिकेट करता है, कुछ इस प्रकार से एक सुई होती है जो नीडल होती है जो कि यहाँ पर क्या करती है, रीडिंग को इंडिकेट करती है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंटर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप पार्ट में देख सकते हैं जो 1 नंबर में यहाँ पर मार्क किया गया इसी को क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। और इसी के द्वारा बेसिकली यहाँ पर जो भी रीडिंग्स होती है उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक, बेसिकली डायल टेस्ट इंडिकेटर का काम क्या होता है, तो एक बहुत ही हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम होता है कंपेयर करना और डिटरमाइन करना जो भी स्मॉल वेरिएशन होते हैं किसी साइज या कंपोनेंट में। ठीक, इसका मैकेनिज्म कई बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका मैकेनिज्म होता है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। अगर जनरली पूछ लिया जाए कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन वहां पर अगर आपसे स्पेशली पूछ लिया जाए कि लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर किस पे काम करता है, तो वो लीवर एंड स्क्रॉल के मैकेनिज्म पे कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डायल टेस्ट इंडिकेटर होते हैं ये रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर एक आपको प्रोसेस दिखाया गया है, एक ऑपरेशन दिखाई गई है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर जॉब दिखाया गया है, हाथ से यहाँ पर एक टूल पकड़ा गया, इस टूल का नाम क्या है, तो इसके कटिंग एज के द्वारा आप इसको पहचान सकते हैं कि क्या है, स्क्रैपर है। अब स्क्रैपर के द्वारा कौन सी प्रक्रिया की जाएगी, तो स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो ये क्या सही हो जाएगा, स्क्रैपिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which scraper is used to scrape the center portion of a large flat surface। तो बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है कि मान लो कोई इस प्रकार का एक लार्ज फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर पूरे सरफेस पे स्क्रैपिंग करनी है तो उसके लिए फ्लैट स्क्रैपर यूज कर लिया जाएगा। लेकिन पूरे सरफेस की स्क्रैपिंग ना करके यहाँ पर सेंटर पोर्शन में कुछ एक पार्ट है, यहाँ सेंटर पोर्शन में यहाँ पर कुछ उभरा हुआ पार्ट है। अब इसको यहाँ पर स्क्रैपिंग करनी है तो किस स्क्रैपर की प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए जो स्क्रैपर यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, हुक स्क्रैपर है। पूरे सरफेस के लिए पूछा जाता तो फ्लैट स्क्रैपर, यहाँ पर सेंटर पोर्शन के लिए पूछा गया है तो उसके लिए क्या सही हो जाएगा, हुक स्क्रैपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको टोटल सभी स्क्रैपर के बारे में डिटेल दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर
फ्लैट स्क्रैपर का फिगर देख सकते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है कोई लार्ज फ्लैट सरफेस है उसकी स्क्रैपिंग के लिए। कटिंग थिकनेस की यहाँ पर जो मोटाई है 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो हुक स्क्रैपर है, यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है, ये भी सेम होता है एज फ्लैट स्क्रैपर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी कटिंग एज होती है ये क्या है 90 डिग्री पर यहाँ पर बेंड होती है कटिंग एज को, जिसके द्वारा इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो भी लार्ज फ्लैट सरफेस है वहां पर सेंटर पोर्शन, जो सेंटर वाला पोर्शन है उसकी स्क्रैपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और या कह सकते हैं जहां पर आपका फ्लैट स्क्रैपर कन्वीनियंट नहीं होता यूज करने के लिए, वहां पर हुक स्क्रैपर का यूज किया जाता है। ये थे फ्लैट स्क्रैपर और हुक स्क्रैपर फ्लैट पोर्शन के लिए। अब कोई अगर राउंड सेक्शन है, हाफ राउंड है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर आता है हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाया गया है कहाँ यूज करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है जो बियरिंग के ब्लॉक्स होते हैं उसकी स्क्रैपिंग के लिए, जो ब्रेसेस होते हैं उसकी स्क्रैपिंग के लिए हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज किया जाता है। देन यहाँ पर आता है 3 स्क्वायर स्क्रैपर, या इसी को ट्रायंगुलर स्क्रैपर के नाम से जाना जाता है। फिगर में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 3 कटिंग एजेस होती हैं, ठीक है, जो कि क्या होती हैं हॉलो ग्राउंड की जाती हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कोई स्मॉल डायमीटर छोटे छोटे व्यास के होल होते हैं उसको स्क्रैपिंग करने के लिए, या फिर होल की डीबरिंग करने के लिए, ठीक, या उसको एक्यूरेट फिनिश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट वन यहाँ पर आता है बुल नोज स्क्रैपर, जो कि काफ़ी लंबा होता है। यहाँ पर इसकी जो कटिंग एज होती है कुछ एक डिस्क के समान होती है, ठीक, सर्कुलर डिस्क के समान। इसके 2/3 पार्ट पर कटिंग एज होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब लार्ज बेयरिंग एरिया होता है, लार्ज बेयरिंग सरफेस होता है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जो नॉर्मल बेयरिंग है, छोटी बेयरिंग है, उसके लिए हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज करेंगे, लेकिन जो लार्ज बेयरिंग सरफेस हो जाएगा तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर बुल नोज स्क्रैपर का यूज किया जाएगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ये क्या है, तो आप इसको देख के ही पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या चेक कर रहा है, थ्रेड के बारे में चेक कर रहा है। तो थ्रेड किससे चेक होता है, तो ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा बेसिकली यहाँ पर चेक किया जाता है। यहाँ पर क्या चेक करते हैं, तो यहाँ पर इसका इफेक्टिव डायामीटर चेक किया जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा, ठीक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी थ्रेड का प्रभावी व्यास या फिर इफेक्टिव डायमीटर चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। ये सेम होता है नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरह। डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर जो इसकी एनबिल होती है, इस एनबिल को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू थ्रेड और उसके पिच के अनुसार। जिस भी प्रकार की यहाँ पर थ्रेड है उसके अनुसार शेप और पिच के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं इसकी एनबिल को। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा माइक्रोमीटर है जिसमें जो एनबिल होती है उसको चेंज करने की फैसिलिटी होती है, तो ये होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ठीक। ध्यान में आपको रखना है किसके अनुसार, प्रोफाइल ऑफ पिच के अनुसार इसको चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which instrument is used to magnify small variation in size by means of pointer on a graduated dial। तो इसको अभी हमने अपने डायल टेस्ट इंडिकेटर के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि किसके द्वारा ये किया जाता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा। जो छोटे छोटे यहाँ पर वेरिएशंस होती हैं साइज में, उसको एक पॉइंटर के द्वारा मैग्नीफाई करके एक डायल पर दिखाया जाता है। किसका यूज होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का होता है। इनसाइड माइक्रोमीटर के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर कहाँ यूज करते हैं, तो जहाँ पर भी आपको इंटरनल मेजरमेंट लेनी होती है उसके लिए यूज करते हैं। डायल वर्नियर कैलिपर आपका नॉर्मल एक्सटर्नल के लिए यूज होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर 0.001 मींस 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी में पार्ट को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार अगर यहाँ पर बात किया जाए तो टोटल फंडामेंटल डेविएशंस कितने होते हैं, तो बेसिकली कितने होते हैं, 25 नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, ठीक। कितने होते हैं, 25 फंडामेंटल नंबर ऑफ डेविएशन होते हैं, जिसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो BIS सिस्टम में इसको यहाँ पर लेटर सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि कैपिटल लेटर होल को डिनोट करता है और स्मॉल लेटर किसको डिनोट करता है, तो ये शाफ्ट को डिनोट करता है। जैसे ABCD डैश 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 जेड तक यहाँ जो होते हैं ये होल को डिनोट करते हैं, सेम स्मॉल में तो शाफ्ट को डिनोट करते हैं। इसमें
ILOQW इसको नहीं दर्शाया जाता, क्योंकि इसमें क्या होता है स्मॉल और कैपिटल लेटर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए बेसिकली इसको नहीं दर्शाते। आई एक के समान दिखने लगता है, ठीक। अब स्मॉल एल लिखा जाए और आई लिखा जाए तो डिफरेंस नहीं हो जाता, OQ में थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसके स्थान पर ZS ZA ZB ZC का प्रयोग किया जाता है। टोटल कितने होते हैं? टोटल यहाँ पर 25 होते हैं, 25 होते हैं। कैपिटल होल को डिनोट करता है, स्मॉल यहाँ पर शाफ्ट को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था फंडामेंटल डेविएशन के बारे में, यहाँ पर पूछा गया फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड, या इसी को ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। तो टोटल कितने होते हैं? तो ये टोटल होते हैं 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। कितने होते हैं? 18th ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बेसिकली यहाँ पर होते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में तो टोटल कितने होते हैं? 18th होते हैं, ठीक। किसके द्वारा ये दर्शाया जाता है? तो इसको IT नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक। IT 01 देन IT 0 देन IT 1 डैश 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 IT 16 तक। तो कई बार यहाँ पर आपको एग्जाम में दिया जाता है इसकी सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है आपका IT 0, देन आएगा IT 01, देन आएगा IT 0, देन IT 1 डैश डैश IT 16 तक। तो टोटल 16 वो हो गए, और एक से पहले यहाँ पर आपके दो और आ जाते हैं, तो 16 और 2 18th हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पर दर्शाया गया है 25 क्या है? ये आपका बेसिक साइज हो जाएगा। H फंडामेंटल डेविएशन होल के लिए हो जाएगा। 7 हो जाएगा टॉलरेंस ग्रेड। 25 क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेसिक साइज हो जाएगा। E क्या हो जाएगा? यहाँ पर शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा? शाफ्ट के लिए यहाँ पर टॉलरेंस ग्रेड हो जाएगा, ठीक। अब इसमें IT 01 से IT जो 4 तक का होता है, बहुत ही क्लोज टॉलरेंस, बहुत ही टाइट टॉलरेंस होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है गेज, प्लग गेज और जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके लिए यूज किया जाता है। IT 5 से IT 7 तक के प्रिसीजन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, फिट वर्क के लिए। IT 8 से IT जो आपके 11 है इसके जनरल इंजीनियरिंग के लिए, डे टू डे वर्क में यूज करते हैं। 12 से 14 तक सीट मेटल वर्किंग के लिए, प्रेस वर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं। 15-16 पूरा ओपन टॉलरेंस होता है, तो कास्टिंग और जनरल कटिंग वर्क के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो आशा करते हैं फंडामेंटल ग्रेड और यहाँ पर फंडामेंटल जो डेविएशन है, फंडामेंटल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which precision instrument is used for comparing and determining the variation in the साइज ऑफ द कंपोनेंट? सेम क्वेश्चन फिर से लगभग थोड़ा सा यहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग किया जाता है जो भी कंपोनेंट के साइज में थोड़ा सा वेरिएशन है उसको यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए। तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। किसके द्वारा ये काम किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा बेसिकली ये काम किया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या करता है? तो यहाँ पर एंगल चेक करने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What mechanism is used in the लीबर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर यहाँ पर नॉर्मली पूछा जाए कि डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सा मैकेनिज्म होता है, कोई यहाँ पर ना दिया जाए स्पेसिफिक, तो उस केस में रैक और पिनियन मैकेनिज्म हो जाता है। या पूछ लिया जाए प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो रैक एंड पिनियन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि जो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये किस प्रकार करता है? ये लीवर एंड स्क्रॉल के मेथड पे काम करता है, ठीक। किस पर काम करता है? लीवर और स्क्रॉल के मेथड पे काम करता है। स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है? तो माइक्रोमीटर होता है जो कि स्क्रू और नट के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पर आपको लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक फिगर दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। कई बार यहाँ पर आपसे इस प्रकार का फिगर ये दे दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है ये किसको दर्शा रहा है, तो ये किसको दर्शा रहा है? लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर को दर्शाता है। कौन सा मैकेनिज्म है? लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है। देन यहाँ पर ये वाला फिगर दे दिया जाता है आपको राइट साइड वाला, और यहाँ पर आपसे लीवर के बारे में पूछा जाता है और स्क्रॉल के बारे में पूछा जाता है। तो स्क्रॉल कहाँ है? यहाँ पर लगा हुआ है, और लीवर कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होता है? इसमें भी एक स्टाइलस लगा होता है, यहाँ पर पिवट लगा होता है जिसके द्वारा बेसिकली इसको क्या कर सकते हैं? हम डिफरेंट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है।
Which कंपरेटर इज यूज्ड इन द मास प्रोडक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर कंपरेटर के बारे में पूछ लिया गया है। तो कंपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड से तुलना करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है जो कौन सा कंपरेटर जो कि मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो किस कंपरेटर को यहाँ बेसिकली मास प्रोडक्शन में उपयोग किया जाता है, तो ये होता है न्यूमेटिक कंपरेटर। किसको यूज करते हैं, न्यूमेटिक कंपरेटर को बेसिकली यहाँ पर मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार यहाँ पर बुक में या फिर एमसीक्यू में इसका उत्तर गलत हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ देते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स इसका क्या है, गलत उत्तर है। न्यूमेटिक्स कंपरेटर को बेसिकली यहाँ पर मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, ईयर के प्रिंसिपल पर बेसिकली काम करते हैं। ठीक, अब कंपरेटर क्या होते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। So comparator are measuring instrument used to compare the dimension of a part। क्या करता है, ये कंपेयर करता है, डायरेक्ट मेजर नहीं करता है, किससे, टू ये स्टैंडर्ड और रेफरेंस से। ठीक, तो कंपरेटर का काम क्या होता है, तो ये किसी भी डायमेंशन को एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस से कंपेयर करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ड्राइंग है, ठीक, और एक आपके पास पार्ट बन के आया है, तो जो ड्राइंग की ब्लूप्रिंट है उसको आप क्या करेंगे, कंपरेटर के नीचे रख देंगे, फिर पार्ट को क्या करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे, फोकस करके आप क्या करेंगे, उसको वहां पर ट्राई करेंगे, एडजस्ट करेंगे कि उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंस्टीड ऑफ गिविंग एन एब्सोल्यूट मेजरमेंट दे शो हाउ मच पार्ट साइज डेविएट फ्रॉम ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो डायरेक्टली बेसिकली ये क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देते हैं, डायरेक्ट रीडिंग नहीं देते हैं, ठीक, बल्कि उसके स्थान पे क्या करते हैं, हमको दिखाते हैं कि जो ओरिजिनल यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज है उससे कितना कम या ज़्यादा है, कितना यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। कंपरेटर आर यूजफुल फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ पार्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी पार्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जा रहा है उसको डायरेक्टली यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, कितना प्लस माइनस है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार ये कई सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिकल है, देन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन न्यूमेटिक है, और देन यहाँ पर ऑप्टिकल है। ठीक, मास प्रोडक्शन के लिए कौन सा यहाँ पर न्यूमेटिक का यूज किया जाता है मास प्रोडक्शन के लिए। बढ़ते हैं, इन चारों को थोड़ा सा यहाँ पर ग्लिम्स देख लेते हैं, इनके बीच थोड़ा सा कंपेयर करते हुए कि किस कंपरेटर का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो जो मैकेनिकल कंपरेटर है इसका कैसे काम करते हैं, क्या प्रिंसिपल होता है, सो यूज गियर, लीवर और स्प्रिंग टू एम्पलीफाई स्मॉल मूवमेंट इनटू द रीडेबल स्केल। तो जो छोटी छोटी स्मॉल मूवमेंट होते हैं उसको यहाँ पर पढ़ने योग, रीड करने योग बनाने के लिए इसमें किस मैकेनिज्म का, तो गियर, लीवर और स्प्रिंग का यूज किया जाता है। काफ़ी सिंपल होते हैं यूज करने के लिए, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा ये अफोर्डेबल होते हैं। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर क्या होती है, इनकी एक्यूरेसी लिमिटेड होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैकेनिकल बियर और टियर भी होते हैं, कुछ बैकलेस वगैरह होती है, तो जिसके कारण इनकी एक्यूरेसी क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। देन यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली किसका यूज किया जाता है, सेंसर्स का यूज किया जाता है टू डिटेक्ट चेंज एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिस्प्ले डिजिटली। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, सेंसर्स के द्वारा जो भी यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं उसको ये चेंज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और डिजिटल फॉर्म में उसकी रीडिंग को दिखाते हैं कि यहाँ पर इतना वेरिएशन हो रहा है। ठीक, इनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है, अराउंड 2000 के ऊपर होती है। इजी टू रीच डिजिटल डिस्प्ले कैन स्टोर द डाटा। अब यहाँ पर फैसिलिटी होती है कि डिजिटल डिस्प्ले होता है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इसके डाटा को भी स्टोर किया जा सकता है। अब यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको पावर सोर्स की ज़रूरत होती। पावर सोर्स तो इसका जो डिजिटल डिस्प्ले वगैरह है इसके कारण यहाँ पर इसका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू मैकेनिकल कंपोरेटर के, चूँकि वहाँ पर ऐसी कोई डिजिटल वाली व्यवस्था नहीं थी, यहाँ टोटल डिजिटल में काम हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, थोड़ी कंपेयर टू ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड, न्यूमेटिक कंपरेटर मेजर डायमेंशन यूजिंग चेंज इन एयर प्रेशर कॉस्ड बाय एयर फ्लो रिस्ट्रिक्शन अराउंड द पार्ट। ये किस पर बेसिकली किस सिद्धांत का यूज करते हैं, तो ये एयर प्रेशर का यूज करते हैं, एयर फ्लो के द्वारा स्मॉल स्मॉल मूवमेंट को चेंज करते हैं और उसको डिडक्ट करते हैं। ठीक, गुड फॉर मेजरिंग स्मॉल होल, छोटे छोटे होल के लिए यूज करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। नॉन कॉन्टेक्ट मेजरमेंट देते हैं। सुटेबल फॉर डस्टी इन्वायरमेंट, बेसिकली वर्कशॉप वगैरह में जहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा होता है या डायरेक्ट आपके पार्ट पर ऑन साइट पे ये यूज करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, इसीलिए इसका यूज मास प्रोडक्शन में किया जाता है। ठीक,
इसमें क्या लिमिटेशन है, इट नीड ये कंप्रेस्ड एयर सप्लाई, ठीक, इसमें क्या चाहिए होता है, हमें कंप्रेस एयर सप्लाई होता है। कंप्रेस एयर के लिए बेसिकली यहाँ पर ड्रायर वगैरह की कंप्रेसर की जरूरत होती है, तो इसके लिए पोर्टेबल नहीं होते हैं, मैक्सिमम केसेस में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं एक स्थान पर। नेक्स्ट आ गया आपका ऑप्टिकल कंपरेटर। ऑप्टिकल कंपरेटर में क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, तो यूज लाइट एंड लेंसेज टू प्रोजेक्ट ये मैग्नीफाइड इमेज ऑनटू ये स्क्रीन फॉर डायमेंशन कंपैरिजन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या यूज किया जाता है, तो यहाँ पर लाइट और जो भी होते हैं लेंसेज का यूज किया जाता है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जैसे जो प्रोफाइल प्रोजेक्टर होते हैं उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी बेसिकली क्या होता है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट होता है, आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स शेप एंड हाई एक्यूरेसी, ठीक। जो भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के पार्ट्स होते हैं इसके लिए काफी अच्छे होते हैं, इसकी एक्यूरेसी भी काफी अधिक होती है। रिक्वायर्स कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, नो वाइब्रेशन, रिलेटिवली एक्सपेंसिव। तो इसके लिए बेसिकली जो आपका इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल होना चाहिए, लाइक एयर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री +- 2 डिग्री का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी 50 +- 5% यहाँ पर होनी चाहिए, कोई भी वाइब्रेशन या नॉइज वगैरह यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ऑप्टिकल सिद्धांत पर है तो यहाँ पर भी लाइट सोर्स लेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये भी काफी ज्यादा यहाँ पर महंगे होते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिकली 4 प्रकार के मेन कंपरेटर होते हैं जिसका यूज किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया अपने 20 क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा। जैसा कि आपको पता है हर क्वेश्चन के पीछे वहाँ पर एक्सप्लेनेशन डालने में, निम्न से यहाँ पर थ्योरी को रिलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, यहाँ पर कंटेंट को प्रिपेयर करने में, रिकॉर्ड करके अपलोड करने में। तो इस मेहनत को आप समझते हुए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के बीच, जिससे उन्हें भी इसका यहाँ पर बेनिफिट मिल सके और उसी से हमको क्या मिलता है, तो यहाँ पर उसका मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए लगातार कुछ इस प्रकार से काम किया जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए, अपनी जर्नी को आसान बनाने के लिए, जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी है इसको आसान बनाने के लिए ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी आपका फीडबैक है वीडियो से संबंधित या कोई जनरल फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हैं अपने फीडबैक को। उसके आधार पर यहाँ पर कोशिश किया जाता है कि चेंज किया जाए और चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए जिस प्रकार से आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।